हेलो दोस्तों, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। हम आज वीडियो पार्ट 2 में यानी बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अब कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। ठीक है, जो जिस भी ब्रांच से आप एग्जाम दे रहे हो उसी में हम आपके पास एक छोटा सा पार्ट लेके आए जिसमें आप कंप्यूटर्स के बारे में हम आप को बताएंगे और डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम डील करेंगे और आपके पास हम ये समझाएंगे कि कैसे हम कौन सा पार्ट को पढ़ें। जो 10 क्वेश्चंस जो आते हैं अगर वो 10 आपके सही हो गए, ठीक है, तो 10 नंबर बहुत मायने रखता है। जो कि आपका जो मेन ब्रांच है वो तो आपके पास स्ट्रांग होगा ही। ठीक है, लेकिन कुछ जो आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो जिस चीज से आप फैमिलियर नहीं है उसके बारे में आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे, उसके वो कैसा किस टाइप का ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ें। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चंस जो इस साल आए थे 22 में जो पूछा गया था वो एक नॉर्मल फंडामेंटल टाइप क्वेश्चंस था। एक कंप्यूटर का बेसिक पार्ट भी और कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्क से भी क्वेश्चंस था। ठीक है, जो एकदम बेसिक था, जो आप थोड़ा सा बहुत अगर आप हमारे इस लेक्चर्स को भी आप जितने भी वीडियो का ये पार्ट होगा, ठीक है, जितना वीडियो अगर ये पार्ट 2 है, आगे 3, 4, 5 जितने भी हो, ठीक है, उतने वीडियो को भी अगर आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस हम देखें और हो सकता है हम जितना ऑब्जेक्टिव बनाए उसमें से कुछ आ जाए। ओके, तो इस चीज को आप देखें, ये आप लोग के लिए ही स्पेशली बनाया जा रहा है। ओके, तो जस्ट इससे वीडियो पार्ट 1 में जो इसका पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने फंडामेंटल का बेसिक्स पार्ट जाना था, कंप्यूटर का हिस्ट्री भी देखा और ऑब्जेक्टिव्स भी हम डील किए थे, वो भी आप वीडियो देखें। आज हम फिर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे कि ये क्यों है। ठीक, ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ओके, ये जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटेन इन बाइनरी कोड ओनली। ठीक है, जो बाइनरी कोड्स में लिखा गया लैंग्वेज है वो इसमें से कौन सा है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है ये कभी ये कैरेक्टर्स को नहीं जानता है। कंप्यूटर ऑलवेज 0 and 1, ठीक है, वो हमेशा बाइनरी कोड को जानता है, 0 and 1 कहलाते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड। ओके, ये 0 and 1 था। इसी नंबर सिस्टम को इसे हम ये एक कैटेगरी में रखा गया जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को इस नंबर, अब हर एक चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। नंबर सिस्टम के जो इन्वेंटेड थी वो कौन थी, लेडी एडा लवलेस। हमने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो आप जरूर देख लें। नंबर सिस्टम कौन, ये मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ABCD नहीं जानता। ठीक है, ना ही वो आप कुछ भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो वो नहीं जानता, वो बस मशीन लैंग्वेज को जानता है। जो मशीन जो उसके लिए बना हुआ है और जो कि यूज होता है कहां पे, ये बाइनरी कोड में, बाइनरी में वो बनाया जाता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन क्या होगा, मशीन लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए ही बनाया जाता है, वो उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से उसे ढाला जाता है। जब हम भी कोई अगर इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, सपोज करो कि आप कीबोर्ड से प्रेस किए, ठीक है, ये कैपिटल A है या स्मॉल A, आप कुछ भी आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कैपिटल A प्रेस करते हो तो कंप्यूटर के पास A जाता है, ठीक है, लेकिन वो A को नहीं समझ रहा, वो क्या समझता है, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब बाइनरी कन्वर्जन फिर कैसे होगा, तो कंप्यूटर में हर एक इंस्ट्रक्शन का, कीबोर्ड का, आप कोई भी की का अपना एक ASCII वैल्यू रहता है। ठीक है, उसका क्या है, हर एक का अपना एक ASCII वैल्यू रहता है। जो कैपिटल A का 65 होता है और स्मॉल A का 97 होता है। ओके, तो आप 65 जो ये लेके गया, तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो काम आते हैं, उतना डिटेल में आप अभी नहीं जानोगे। ठीक है, फिर भी आप एक चीज जान लो, जब ये इंस्ट्रक्शन गया कंप्यूटर में तब A यानी कंट्रोल यूनिट जो डिकोड करता है वो A65 देखा,
इसका फिर क्या होगा, डिकोड होगा। डिकोड किस में होगा, तो बाइनरी में। तब समझेगा कि मान लीजिए इसका बाइनरी आया 01101110, इस टाइप का अगर कोई वैल्यू आया, तब सब समझा सिस्टम की यूजर ने ए प्रेस किया है। ओके, तब ये बाइनरी जो होता है कौन सा, तो मशीन लैंग्वेज यानी मशीन के लिए वो बना होता है, तब समझता है कि यूजर ने ए प्रेस किया। ठीक है, इतने वर्क होते हैं अंदर। तो यहां पे जी ये जो ऑप्शंस है कि ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटेन इन बाइनरी कोड्स ओनली, कौन सा बाइनरी कोड में लिखा जाता है, तो मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आप बहुत कोई जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप किसे समझते हैं? ब्रेन, आप एक एग्जांपल अगर आप ले लो कि हार्ड डिस्क हुआ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी हुआ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, आप अगर एक नॉर्मली किसी एक अननोन पर्सन से हम ये पूछते हैं तो कंप्यूटर, ब्रेन का मतलब यहां आ जाता है कि मेमोरी। ठीक है, यानी याद रखता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, याद रखता है किसी चीज को। तो आप उसे हार्ड डिस्क के रूप में उसे बोल सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर्स का एबीसीडी भी नहीं जानता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उन्हें होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, आप लोग भी इसे भी आप लिख लो। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसे समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग is the brain of the computer। ओके, इसका ऑप्शन क्या है, सीपीयू, मेमोरी, एएलयू एंड डी सीयू। ओके, अब इसमें आप क्वेश्चंस को अगर देखो तो क्या कहता है कि इसमें से कौन सा ब्रेन है कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है। तो हमारे बॉडी में ब्रेन का क्या काम होता है, एक नॉर्मली अगर आप समझो तो उसका क्या काम है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का। ठीक है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का। अगर ब्रेन अगर जब तक इंस्ट्रक्शन किसी पार्ट को नहीं देता है तब तक, या फिर कोई पार्ट जब ब्रेन के पास नहीं जाता है, हमें वो एहसास ही नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें कहीं चोट लगता है तो चोट जब लगता है तो वो ब्रेन का किसी एक सेल में हिट करता है, तब हमें एहसास होता है वो मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, बात समझे। तो ब्रेन का काम है कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखना। तो यहां पे इन चारों पार्ट में, ठीक है, कौन हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? ठीक है, मेमोरी करता है? नहीं। सीपीयू एएलयू करता है? नहीं। आप इसे एएलयू का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू का कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एएलयू का क्या काम है? एएलयू का काम है हमारे सिस्टम में अर्थमेटिक वर्क को परफॉर्म करना, यानी कैलकुलेशन टाइप वर्क। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर और भी जो भी मैथमेटिकल वर्क हो वो एएलयू ही देखता है। कंट्रोल यूनिट ये हमारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है और उसके बाद डिफरेंट सेक्टर में क्या करता है, उसे भेज देता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का यह भी काम है। एएलयू के पास भी अगर इन मैथमेटिकल टर्म आ रहा है, अगर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है तो वो एएलयू के पास भेज देगा। उसके बाद जहां पे किसी और सेक्टर में हर एक चीज के बाद भेज देगा, वो होता है कंट्रोल यूनिट। ओके, और सीपीयू ये सबसे मेन है, जो हमारे सिस्टम का क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये हमारे पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब तक इसके इंस्ट्रक्शन यानी इसके बिना तो कोई काम नहीं है। यही क्या करता है, पूरे
चाहे वो ALU हो, मेमोरी हो, CU हो या जो भी हो, ये सारी चीज को कंट्रोल करके रखता है, सारी चीज को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना यही करता है। ठीक है, बात समझे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है? वैसे कंप्यूटर कैसा कैसा होता है, उसका वो वर्सटिलिटी उसका होता ही है, एक्यूरेसी होगा, डिलीजेंस होगा, ठीक है, मेमोरी पावर्स उसका होगा। ठीक है, एक जो नहीं है वो क्या है इनमें, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन डी दे रहा है IQ। कंप्यूटर में IQ नहीं होता है क्योंकि वो खुद नहीं समझता, वो अपने आप कोई काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसे इंस्ट्रक्शन ना दो, वो अपना कोई काम खुद नहीं करता कंप्यूटर। अगर वो आप उसे ऑन करके छोड़ दो तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी काम नहीं होगा जब तक कि आप काम ना करो, जब तक कि आप कोई उसमें एक्शन ना करो, जब तक कि आप कोई इसमें इंस्ट्रक्शन ना दो। इसलिए कंप्यूटर में IQ नहीं होता है। ओके, तो आप इसे क्वेश्चन जरूर लिखें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यानी क्वेश्चन नंबर यहां 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए क्या है? वर्सैलिटी, बी एक्यूरेसी, सी डिलीजेंस एंड डी IQ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? IQ। हमने इसका डिटेल बता दिया क्यों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कंप्यूटर में क्या है? तो 1 बिट। ओके, 1 बिट, एक कैरेक्टर का काम वहां पे 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे हाईएस्ट अभी तो बहुत टीबी में 1 TB यानी टेराबाइट का तक आ गया है, टेराबाइट जो है उसके लेवल तक आ चुका है हमारा मेमोरी पावर। लेकिन सबसे कम लोएस्ट मेमोरी जो आज जब कंप्यूटर का डेवलपिंग स्टार्ट हुआ था तब क्या था? तो 1 बिट है। ओके, आप जस्ट हमसे इसे पिछले वाला वीडियो देखें, पूरा कैटेगराइज किया, हमने बता दिया कि कैसे क्या क्या बिट कैसे चेंज होता गया आज तक में, इसलिए वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो इसका क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? A bit, KB, C nibble and D byte। तो इसका आंसर क्या होगा? बीट। ओके,
बात समझे? तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां देखें। अब बीट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अ बीट कैन हैव ओनली टू वैल्यू, 0 और 1। ओनली 0 एंड 1 जो होता है वही बीट का वैल्यू होता है। अ निबल comprises 4 bit। अ बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बीट, यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। वेयर एज KB किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो इस तरह से ये पूरा जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कैटेगराइज किया हुआ है, आप वो जरूर देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा। ऐसा कौन सा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को कन्वर्ट करने में, रिसीव फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे कन्वर्ट करने का, इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब यहां पे अभी जो हमने जस्ट इससे एक फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने बताया था, उसमें क्या था कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो A B हो C हो, जो भी हम कीबोर्ड से दे, वो जो हम कोई भी डेटा हम दिए वो कैसे कन्वर्ट करता है, ऐसा कौन सा यूनिट होता है जो उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके उस वर्क को। ओके, तो इसमें से ऑप्शंस जो हो गए, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप जरूर आप लोग भी लिखते चलें। जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं, इसलिए इस चीज को हम डील कर रहे हैं। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। A output unit, B input unit, C memory unit, D ALU। आंसर इसका क्या होगा, ALU। अब क्यों होगा, हमने अभी जस्ट पहले भी बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा को कन्वर्ट करने का यहां पे जो काम होगा कि डेटा, वैसा कौन सा यूनिट है जो डेटा को कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर फिर उसे समझता है। तो इसमें से क्या होगा, आउटपुट यूनिट नहीं है। आउटपुट यूनिट का काम होता है सिर्फ आउटपुट देना, यानी मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। आप ये भी आप बहुत कुछ आप जैसे यहां से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हमारे कंप्यूटर में आप जो जितने भी पार्ट्स को देखते हो उसमें से कौन सा इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेज है, या कौन सा
आउटपुट डिवाइसेज है। ओके, तो इसके बारे में भी आप जानकारी रखें। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट है, क्योंकि इनपुट हम उससे देते हैं, हम टाइप करते हैं तब सिस्टम में कुछ आता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। हम जब भी कोई क्लिक करते हैं तब इंस्ट्रक्शंस जनरेट होता है, उस यानी उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, तो माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया इनपुट, ये सब डिवाइसेज यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर मॉनिटर हमारा क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पे हम क्या देखते हैं, कोई हमारा आउटपुट ही देखते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो मॉनिटर पे क्या आता है, ए, यानी मॉनिटर पे हम आउटपुट देखते हैं, तो वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो इस तरह से जितने भी हमारे एसेसरीज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, जो भी जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं, ऑप्टिकल पेन है, ये सब सारे एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। आप इस चीज के बारे में भी जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि कभी भी कोई भी चीज पूछ सकता है कि स्कैनर क्या है, कौन सा डिवाइस है, तो इस तरह से ऑप्शंस आएंगे आपको। ठीक है, तो ये आप जरूर इसमें देख लें। तो आउटपुट यूनिट का काम यहाँ पे हमने बताया कि आउटपुट यहाँ पे देना रहता है। इनपुट यूनिट जो इनपुट का काम करता है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए काम आता है, वहां पे कन्वर्ट का काम होगा ही नहीं, वो कन्वर्ट करेगा ही नहीं। इस ऑप्शंस के अनुसार आप समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आप ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस का आंसर अगर हम एज ए कंप्यूटर साइंस के अनुसार देखें, कन्वर्ट करने का काम आ रहा है, तो यहां पे कंट्रोल यूनिट भी आंसर सही हो सकता था, क्योंकि अगर ये ऑप्शंस में रहता, तब अगर ALU भी रहता और CU भी रहता तो वहां पे कंफ्यूजन का काम पैदा करता एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल ऑप्शंस है। ठीक है, आउटपुट यूनिट का काम कन्वर्ट करने का होगा ही नहीं, मॉनिटर कन्वर्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें आउटपुट सिर्फ देता है। इनपुट यहाँ पे कीबोर्ड कन्वर्ट करेगा नहीं, वो तो बस इंस्ट्रक्शन इनपुट देता है। वो मेमोरी यूनिट, मेमोरी का काम सिर्फ डेटा को स्टोर करने का होता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने का होता है, वहां पे वो कन्वर्ट का काम होगा ही नहीं। तो अब बचा क्या, ALU क्या करेगा यहाँ पे, एक तो वो मैथमेटिकल टर्म को वो फॉलो करता ही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं उसको वो डील करता है, उसे कैलकुलेट करता है, और इसका काम हम जो डेटा दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करने का भी काम करता है, और वो कंप्यूटर फिर उसे अंडरस्टैंड करता है, उसे समझता है। ओके, तो आप इसे यहां लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको पढ़ दे रहे हैं। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा विच the user enters the language, and ALU, यहाँ पे ALU it's also converting the mathematical term of examples, mathematical term of any values। ठीक है, जितने भी ALUs होते हैं ये मैथमेटिकल टर्म को कन्वर्ट करता है, और वो हमें फिर क्या करता है, ऑप्शंस, फिर कंप्यूटर उसे समझता है, और कंप्यूटर फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। तो ALU का काम, यहाँ पे ALU का फुल फॉर्म भी है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शंस डी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? Non-portable computer system। अब यहां पे मॉनिटर का कंसेप्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर, फॉलोइंग लिस्ट है हमारा, लुक्स लाइक अ टेलीविजन, जो टेलीविजन के तरह लगता है। तो आप याद करें, आप कंप्यूटर का मॉनिटर आप देखे होंगे बहुत सारा, अब तो जितने भी अब तो LED टाइप आ गए हैं, LCD, LED। ठीक है, लेकिन जो टेलीविजन की तरह दिखता था उस मॉनिटर को क्या बोलते थे? ठीक है, जो टेलीविजन की तरह दिखता था
उसे बोलते थे CRT, यानी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। तो ये क्या था, कैसा था, जो जैसा टीवी आज से 20 साल 25 साल पहले जो टीवी CRT मॉनिटर टाइप होते थे, जो पीछे से बहुत बड़ा बॉक्स निकला रहता था, ओके, तो वैसा हमारा CRT मॉनिटर भी होता था। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक्स लाइक अ टेलीविजन, जो टेलीविजन की तरह दिखता है, एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते, वो पोर्टेबल नहीं था, वो ओनली जब एक जगह वो फिक्स है तो वो वहीं पे फिक्स है। ठीक है, वैसे LED हो, LCD हो, ये सब क्या है, वो आसानी से आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन वो मॉनिटर जो थे, जो आज से 20 साल 25 साल पहले यूज होते थे, वो CRT मॉनिटर होते थे, और वो एक जगह वो बहुत हेवी भी होते थे, तो इसलिए जो जहां फिक्स है वो फिक्स रहता है, वो इसलिए वो नॉन पोर्टेबल पार्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं A LED, B LCD, C CRT और D फ्लैट पैनल मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो C होगा, CRT। ओके, चलिए इसमें लिख लेते हैं। और CRT के बारे में भी और आप यहां पे जान लें, आप जो भी इंजीनियर्स स्टूडेंट्स होंगे इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि CRT का काम क्या था, CRT कैसे वो काम करता था। उसमें कैथोड रे ट्यूब नाम ही था, रे यानी इसमें क्या होता था, एक रे निकलता था पीछे से, जो मॉनिटर पे जितने भी ये मॉनिटर्स आप इसके बनावट यहां देख लो, इस टाइप का जो मॉनिटर होते थे, और ये यहां पे एक निकला हुआ रहता था, ठीक है, चारों तरफ से, और इस जगह से एक रे निकलता था, ठीक है, मॉनिटर के लिए। ओके, और मॉनिटर में जो वो रे निकल रहा है उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीम भी वहां से वो फॉलो होता था। ठीक है, तो उस रे का काम होता था, हमारे मॉनिटर पे बहुत बहुत छोटे 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 पिक्सल्स होते थे, जिसको हम रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। अगर आप एक और इसके बारे में आप जान लो कि अगर आपका मॉनिटर, ओके, अगर आपका मॉनिटर का आप अपने कंप्यूटर में जाके माउस का राइट बटन क्लिक करो, उसमें पर्सनलाइज में जाइए, आपका रेजोल्यूशन बताएगा कि कितना 1024 गुना 968 बाई इतना आपका रेजोल्यूशन है मॉनिटर का। सपोज कीजिए, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फिक्स ये नहीं हो। ठीक है, वो हर एक का मॉनिटर पे डिपेंड करता है। तो इतना बाई उतना रेजोल्यूशन होता है। तो आप अगर इतने को अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना भी वैल्यू आएगा, ओके, यानी उतना आपका इस मॉनिटर में पिक्सल्स है। हम CRT का बात नहीं, ये जो रेजोल्यूशन है ये CRT पे नहीं होगा। CRT पे तो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन अगर होता था तो 230 बाय 250 या 198 इस टाइप का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें उतने क्लियरिटी नहीं होता था। अब जो आप देख रहे हैं, एक हर एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चंस निकलता है, यानी इस क्वेश्चन से आप एक बहुत सारा चीज आप जान सकते हो। आजकल के मॉनिटर जो होते हैं वो LED होते हैं, ठीक है, लिक्विड एम्बेडेड डायोड होते हैं, यानी उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो लिक्विड की तरह होते हैं। हर एक बहुत एक सुई के बराबर जो पिक्सल्स होता है ना, एकदम सुई का कोना जो पॉइंट अगर हो, तो ये जो पॉइंट जो नीचे वाला अगर आप देख रहे हो, उससे भी छोटा छोटा पिक्सल्स का पार्ट रहता है। इसलिए आप उसमें अगर देखते हो तो आजकल एक तो HD का जमाना आ गया, उसमें जो पानी का बूंदे भी अगर थोड़ा सा छोटा छोटा कण भी होता है तो वो भी नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजोल्यूशन जो देता है आजकल वो बहुत ज्यादा देता है, और जितना ये हाई रेजोल्यूशन मान लो आ गया, 4K का रेजोल्यूशन इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, आप YouTube पे देखना, अगर आपका नेट का स्पीड सही है तो उसमें उसका देखना 4K करके, तो इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो अगर इतना बाय इतना, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं ये मॉनिटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना अगर इतना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सोचिए कितना पिक्सल्स आपके LCD में होगा या LED में होगा। तो जितना ज्यादा पिक्सल्स होता है उतना ज्यादा क्लैरिटी होता है।
बात समझे? जितना ज्यादा पिक्सल्स, आप कहते हो ना कि कैमरा में आप देखते हो ना कि नहीं 32 जीबी का कैमरा, यानी फोटो नाम ही सुन के क्या हो जाता है, जो 13 जीबी का कैमरा और या 32 जीबी का कैमरा में अंतर आपको क्या होगा, नाम ज्यादा से ही पता चल जाएगा वो 32 जीबी है, यानी फोटो और क्लियर आएगा। क्यों? क्योंकि वो जीबी 32 जीबी आ गया, यानी उसमें रिजोल्यूशन और पिक्सल्स का मात्रा बढ़ गए। ओके, बात समझे? तो यहां पे भी क्या है, जितने भी रिजोल्यूशन पार्ट होते हैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके मॉनिटर का पिक्सल्स टोटल काउंट पता चल जाता है, और जितना पिक्सल्स रहेगा उतना ज्यादा आपका क्लैरिटी होगा। वही चीज सीआरटी में नहीं था। सीआरटी बस एक इलेक्ट्रॉन बीम की एक कंसेप्ट, वहां भी पिक्सल्स का ही था, क्योंकि जो यहां पिक्सल्स पे लाइटें पड़ती हैं, ठीक है, यहां पे भी रे निकलता था और हर एक रे पे क्या करता है, बूंदे पे बिन रे पड़ता था, ठीक है, यानी उसमें करंट जाता था। और जहां जो पिक्सल्स जिस जगह का अगर खराब हो जाएगा तो वहां पे देखिएगा, टीवी में भी आप कभी कभी कर देखो, पुराना टीवी अगर हो गया तो बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, डॉटेड डॉटेड दिखने लगते हैं। क्यों? कि उस जगह का पिक्सल्स क्या हो रहा है, वहां पे वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये बनावट था सीआरटी का। तो इसका ऑप्शंस हमारा क्या होगा, CRT, कैथोड रे ट्यूब। चलिए इसको हम लिखते हैं, विच ऑफ द following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system। ओके, हमारा LED, LCD, CRT एंड FTP या फ्लैट, FTP बोलिए या PM बोलिए, फ्लैट पैनल मॉनिटर। ओके, तो यहां ऑप्शंस क्या आएंगे इसका, CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म भी लिख लें, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। ठीक है, कंप्यूटर का अपना एक, हर एक कंप्यूटर से जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे या नंबर सिस्टम जो जिनको जानकारी होगा, तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में ही कंप्यूटर का कोडेड आते हैं, जो BCD बाइनरी कोडेड, डेसिमल, EBCD, ये इस टाइप का जो आते हैं, ADIC, ASCII का वैल्यू जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है, BCD या EBCDIC, इस टाइप का कोडेड होते हैं जो कन्वर्सन के लिए ही काम होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम के लिए जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है ना, तो जो लेडी एडा लवलेस जो थी, ये कौन थी जानते हैं, ये चार्ल्स बैबेज के एक को वर्कर जो असिस्टेंट थी और उनके स्टूडेंट भी थी। ठीक है, और इन्होंने ही, चार्ल्स बैबेज जब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना के दिए, ठीक है, यानी 1823 से उन्होंने 1823, आप ये चीज को ध्यान रखें, फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बताया भी है, 1823, 1832 एंड 1871 आई थिंक ये डाई कर गए, मतलब ये डेथ कर गए थे। तो इन दोनों ईयर में इन्होंने, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर एक डेवलप करके दे दिया था। जब आगे और मॉडर्न एज आया, यानी 1940 के बाद से, लेडी एडा इससे पहले ही वो कर दी थी, लेकिन 40 के बाद ये मशीन लैंग्वेज जब डेवलप हुआ, नंबर सिस्टम आया, तो हमारा कंप्यूटर और इसमें डेवलपिंग के लिए और आगे बढ़ गया। ओके, तो
इसमें जो क्वेश्चंस हैं कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, ठीक है, तो कंप्यूटर कोड इसमें से कौन नहीं है। चलिए इसमें ऑप्शंस हम इसका लिखते हैं। Which of the following is not a type of computer code? ऑप्शन है EDIC, B ASCII, C BCD, D EBCDIC, ठीक है। इसमें से ऑप्शन जो होगा हमारा ये EDIC जो है ये कंप्यूटर का कोई कोड नहीं है, ये कुछ और ही है। ऑप्शन में दे दिया है EDIC, ये कंप्यूटर कोडेड में नहीं आता है। ASCII कंप्यूटर कोडेड है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, यहां पे आप फुल फॉर्म भी लिख लें, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। EBCDI का इसका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। ASCII का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यहां पे जो होगा ना इंफॉर्मेशन कोड होगा, ओके। ये क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोडेड, इसमें जो पहला ऑप्शन है EDIC ये इसका आंसर होगा। ASCII में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन कोड, ओके। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following part of processor, ठीक है, which of the following part of a processor contain the hardware necessary to perform all the operation required by a computer, ओके। ये क्वेश्चंस बड़े होंगे लेकिन इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे चीज निकलेंगे जो एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर, प्रोसेसर का कौन सा ऐसा पार्ट है कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म, कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर, all the operation
रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जितने भी ऑपरेशंस हैं वो उसके लिए वो जरूरी है जो पूरे कंप्यूटर या हार्डवेयर को क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, कंट्रोलर, बी में रजिस्टर्स, सी कैचे और डी डेटा पाथ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, डेटा पाथ। डेटा का जहां पे कहां पे वो स्टोरेज है, किस जगह पे है, डेटा का क्या मतलब है, बिना डेटा का कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। या कोई इंस्ट्रक्शन, डेटा क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शन जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, यानी उसमें हम कोई काम दे रहे हैं, तो बिना कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस का कोई हमारे कंप्यूटर का कोई वैल्यू नहीं है, हार्डवेयर का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहां पे जो होगा आंसर वो डेटा पाथ होगा। एक्सप्लेनेशन भी आप देखें, a processor is a part of computer which does all the data manipulation and decision making. A processor comprises of the data path that contain the hardware necessary to perform all the operation. Okay, a controller tells the data path what needs to be done. कंट्रोलर जो भी होते हैं वो पूछते हैं कि किस टाइप का वर्क हम आपको के लिए परफॉर्म करें, वो किस पे डिपेंड होता है, तो डेटा पे ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्वेश्चंस को आप लिख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन इज ए कंट्रोलर, बी रजिस्टर, सी कैचे एंड डी डेटा पाथ। द आंसर वन इज डी डेटा पाथ। क्वेश्चन नंबर आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ए यूजर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा डिजाइन है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही सारे चीजों का कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें इसको लिख देते हैं। Which of the following is designed to control the operation of a computer. Okay, A user, B application software, C system software, and D utility सॉफ्टवेयर। ओके, इसका ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन है जो सर्वर को एक्सेस करता है, मतलब सर्वर को यूज करता है। एक तरह से आप इसे ये बोल सकते हैं। नेटवर्क का क्वेश्चन है ये। आप एक तरह से सर्वर्स के लिए हैं, तो आप एक मॉडेम का
मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडेम जो आप हमेशा मोबाइल में मॉडेम या कहीं भी यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये भी आप याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन access the server? ब्राउज़र, वेब सर्वर, ओके। ये इसके ऑप्शंस हैं। अब इनमें कौन सा ऑप्शंस इसमें सही होगा, ठीक है। आप सोचो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को इसमें से जो भी है कौन सा एक्सेस, कौन एक्सेस करता है? वेब क्लाइंट है, यूजर है, वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है। वेब सर्वर तो खुद एक सर्वर ही होता है, ठीक है। वो सर्वर को क्या, वो अपने आप को तो एक्सेस करेगा नहीं। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर एक वेबसाइट के लिए यूज होता है, ब्राउजर जो हम यूज करते हैं, ओके। यूजर, यूजर तो हमेशा एक क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर, सर्वर को तो वो एक्सेस करे बिना, वेब ब्राउजर वो ही कनेक्ट होता नहीं है। तो यहां पे क्या ऑप्शंस होगा? वेब क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट होते हैं उससे जुड़े हुए, वो डायरेक्ट सर्वर को हिट करता है, डायरेक्ट सर्वर से क्या होता है, वो कनेक्ट होता है, ओके। एक तरह से आप ये भी समझो कि आप लाइन में जो कनेक्ट होता है, लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन, वैन और मैन, ठीक है। ये तीन नाम जो होता है, लैन, वैन और मैन, लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म लिख लेंगे, वाइल्ड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोले या मेट्रो एरिया नेटवर्क बोले, ठीक है, ओके। तो ये तीन जो होते हैं ये नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर के कनेक्टिविटी के डिस्टेंस को बताते हैं, ठीक है। कैसे एक डिस्टेंस, एक ये एक सेम रूम में, लैब में कनेक्ट का काम होता है, ठीक है। ये मेट्रो मतलब सर्वर कहीं और है, क्लाइंट कहीं और है, उससे एक्सेसिंग हो रहा है ये, और ये वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई सर्वर है उससे हम एक्सेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस चीज के बारे में जानकारी देता है। तो इस वाले क्वेश्चंस में आंसर जो होंगे वे वेब क्लाइंट होंगे, ओके। एक और क्वेश्चंस हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following services allow a user to log into another computer somewhere on the internet? Option is email, Usenet, C, Telnet
FTP। ओके, ये क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, इसमें से कौन सा सर्विस अलाउ अ यूजर्स को, यानी हम लोग को अलाउ करता है लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर, एक अलग कंप्यूटर में हम लॉग इन कर सके यानी कनेक्ट कर सकें समवेयर, मतलब कहीं से भी, ठीक है, लॉग इन कर सके, यानी हमारा कंप्यूटर जो है वो कहीं से भी, हम सर्वर पे हैं लेकिन हम कहीं से भी उस चीज को हम क्या करें, लॉग इन कर सकें। तो इसमें ईमेल से होता नहीं है। ईमेल का क्या काम है, हम अब हमारे ईमेल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स को हम चेक करें, यानी वो हमारा एक स्टोरेज पार्ट है जो ईमेल वहां पे स्टोर रहता है, ठीक है। ईमेल चेक करना, वहां पे अलग लॉगिन करने की बात वहां पे आएगा नहीं। यूजनेट एक नेट का पार्ट होता है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज होता है। टेलनेट यहां पे ऑप्शन सही है, लेकिन क्यों बताते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट का यहाँ पे यूज है क्योंकि टेलनेट इट इज सर्विस दैट इनेबल्स द यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से आप अगर कहीं भी जुड़े हुए हैं तो टेलनेट से क्या है, कंप्यूटर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एन कंप्यूटिंग का नाम आप सुने होंगे। एन कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक में हमारा सर्वर होता है जो मेन सर्वर होता है, और उस सर्वर से एन कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू सारे मॉनिटर्स हमारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एन कंप्यूटिंग डिवाइसेस से सीपीयू हमारा एक है, लेकिन वो सीपीयू जो होते हैं वो हेवी सीपीयू होते हैं, उसमें बहुत पावरफुल आर्किटेक्चर भी यूज हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारे एन कंप्यूटिंग से सारे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। सिस्टम 10 जुड़े हुए हैं। सिस्टम जो सर्वर, सारे यूजर्स जितने भी सिस्टम पे बैठे हुए हैं सब एक ही चीज को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब एक ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर में ऑन होगा तो सब में ऑन होगा, ठीक है। लेकिन सब यूजर क्या होगा, अपना अलग अलग वर्क उसमें कर सकता है, लेकिन जो मेन कंप्यूटर यहां पे होगा वो वहीं से एक्सेस होगा, जो हमारा मेन सर्वर होता है, ठीक है। तो टेलनेट में इंटरनेट के थ्रू अगर हम कहीं भी हैं तो हम कहीं से भी किसी चीज को लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम टेलनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस पे इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट टाइप है जो कंप्यूटर में नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर का टाइप नहीं है, ठीक है। डिजिटल है, डिजिटल कंप्यूटर कहे जाते हैं। एनालॉग भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। एंड एक जो है रिमोट, तो रिमोट कंप्यूटर नहीं होता, रिमोट एरिया होता है। रिमोट नेटवर्किंग के एरिया में ये यूज होते हैं, लेकिन रिमोट कंप्यूटर नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शंस इसमें क्या होगा, डी होगा। यानी क्वेश्चंस हमारा एक ध्यान से एक बार और सुन ले। विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे इसमें से कौन सा ऑफ टाइप जो है कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ डिजिटल, ऑप्शन बी इज एनालॉग, ऑप्शन सी इज हाइब्रिड एंड ऑप्शन डी इज रिमोट। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो रिमोट होगा। रिमोट कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। एंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए ये हमेशा यूज होते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस होंगे वो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। मतलब अपने आप वर्क उसमें हो रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शंस सेट किया गया रहता है तभी। जिसमें पहला है एनालॉग,
बी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी हाइब्रिड एंड ऑप्शन डी रिमोट। तो इसमें आंसर जो होगा सी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज स्केल पे वहाँ यूज होते हैं जहाँ बहुत सारा ऑटोमेटिक वर्क अपने आप होते रहे, ठीक है। जैसे आप सिग्नल्स पे देखते हैं, सिग्नल्स ऐसा रेड ग्रीन और येलो ये होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बहुत बार चीज़ों का वो चेंज वहाँ पे होता है। जो वहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारा मॉनिटर्स पे कुछ डिजिटल फिल्म चल रहे हैं, इमेज आ रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स पे सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर मैक्रो कंप्यूटर। मस्ट चीपर मतलब बहुत सस्ता जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए पीडीए, मैक्रो प्रोसेसर बी, सी मैक्रो कंप्यूटर एंड डी मेन फ्रेम। तो जो मैक्रो प्रोसेसर जो हमारा है ये सबसे चीपर है और हमें मिनी कंप्यूटर के लिए ये यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर लोअर than mainframe, which of the following computer are lower than mainframe computer in terms of speed and storage capacity, in terms of speed and storage capacity, mainframe, hybrid, mini and super। तो इसमें जो मिनी है वो बहुत ही स्पीड इसका ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड के लिए ये बनता ही है और सब जगह ये यूज होता भी नहीं है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर बहुत जहाँ पे एक सैटेलाइट वर्किंग का, डेटा ट्रांसफरिंग का, डेटा एक्सचेंज का, ये सब जो जहाँ पे यूज हो बनते हैं वहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट था वीडियो का, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट पार्ट में और भी जानेंगे, जिसमें नेटवर्क का, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आपके पास लेके आएंगे। जितने भी शॉर्ट वीडियो ये हमारा एक सीरीज का बनेगा, उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव्स को हम आपके सामने डील करेंगे। हो सकता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हम आपको डील करें, इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं। ओके, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।